प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों को, जिनका एक पेपर स्किल का है, एससीसी का है, उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हूँ। इसमें आप जानते हैं कि आपका एक पेपर है जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी है, जिसको आप हिंदी में पुरातत्व एक परिचय के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि पुरातत्व का महत्व इतिहास के अध्ययन में बहुत विशेष महत्व रखता है। बिना पुरातत्व के इतिहास अपनी गति प्राप्त नहीं कर पाती। तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्खनन से संबंधित, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किसी भी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कैसे किया जाता है, उत्खनन की विधियां कौन कौन सी हैं। इस संदर्भ में मैं अपनी बात कहूं तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत में बहुत लंबे समय तक किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई अस्त व्यस्त तरीके से की जाती रही। उसमें जो प्रारंभिक स्थल होता था उसकी जांच के लिए गड्ढे खोदे जाते थे, कई गड्ढे खोदे जाते थे और फिर उनको आपस में मर्ज कर दिया जाता था उन गड्ढों को। यह काफी श्रम साध्य और व्यय साध्य पद्धति थी, क्योंकि तब तक वैज्ञानिक पद्धतियों का आगमन नहीं हो पाया था। लेकिन जब वैज्ञानिक पद्धतियों के विषय में हमारे ऐतिहासिक विद्वानों ने, इतिहासविदों ने, पुराविदों ने उसकी जानकारी प्राप्त की, तब उत्खनन की कुछ नई पद्धतियां अस्तित्व में आती। वर्तमान समय में उत्खनन की जो प्रमुख विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उसमें दो विधियां हैं। एक लंबवत उत्खनन, जिसको आप अंग्रेजी में वर्टिकल एक्सकेवेशन कहते हैं, और दूसरा क्षैतिज उत्खनन, जिसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम हम लंबवत उत्खनन की बात करें या वर्टिकल एक्सकेवेशन की बात करें, तो इसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से, अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसपे मैंने तीर का निशान बनाया है। ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये आप देख रहे होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम खुदाई करते हैं। जो पुराविद हैं वे किसी चिन्हित पुरास्थल को जब उसका एक्सकेवेशन करते हैं तो फिर उसको पॉइंट आउट किया जाता है। फिर पॉइंट आउट करने के बाद वहाँ पे जो उत्खनन का कार्य किया जाता है, तो जो लंबवत उत्खनन होता है उसको इस प्रकार से करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में उसका उत्खनन किया जाता है। इसमें खुदाई का कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि नीचे जो नेचुरल सॉइल है, जो प्राकृतिक मिट्टी को प्राप्त न हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी जो है वो कई लेयर्स से बनती है, उसमें निक्षेप पे निक्षेप जमा होते चले जाते हैं और फिर जो नेचुरल सॉइल है, जो प्राकृतिक सॉइल है, वो नीचे दबी रह जाती है। तो इस पद्धति में हम उत्खनन तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें नेचुरल या जो प्राकृतिक मिट्टी है वो प्राप्त नहीं हो जाती है।
तो एक चीज हम जाने कि यह जो जो लंबवत उत्खनन होता है, प्राय कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। हम इसके माध्यम से किसी संपूर्ण सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह किसी भी स्थान विशेष के स्तरीकरण को जानने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मैंने अभी जैसा कहा कि पृथ्वी पे निक्षेप जमा होते जाते हैं, एक के ऊपर एक निक्षेप जमा होते हैं, परत दर परत बनती चली जाती है। काल के गर्त में समय के बीतने के साथ साथ सभ्यताएं जन्म लेती हैं और फिर उनका समापन होता है और समाप्त हो जाती है। लेकिन वे जिस सतह पे वे सभ्यताएं जन्म ली रहती हैं, उस सभ्यता से संबंधित मनुष्य अपने क्रियाकलापों को करता है, उस सतह पे एक समय के बाद कोई दूसरी सतह पड़ जाती है, उस पर कोई दूसरी सभ्यता पुनः अस्तित्व में आती है। इस संदर्भ में किसी निश्चित स्थान पे विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान और फिर उनके पतन के बारे में या उनके स्तरीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हम जब हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो प्रायः हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों से का जब हम उत्खनन करते हैं तो उसके निचले चरण से, निचले स्तर से, उससे पुरानी किसी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे काली बन रहा है, पुरास्थल है, ऐसे तमाम पुरास्थल है जिनके हड़प्पा सभ्यता के निचले स्तर पे उस सभ्यता के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इससे स्तरीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही स्थान से, एक ही पॉइंट विशेष से हमें स्तरीकरण के विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम जान सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पे एक परत के नीचे दूसरी परत, उसके नीचे दूसरी परत, तो क्या उन परतों पे किसी सभ्यता के अवशेष दबे होते हैं या दबे हुए हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि संबंधित स्थल कितने समय तक तथा किन किन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई गई। जैसा कि मैं अपनी बात में आपको कहने का प्रयास कर रहा था कि इससे स्तरीकरण का बोध होता है। इस उत्खनन के द्वारा हम जान सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में किस संस्कृति के लोग कब कब आए और उनकी विशेषताएं क्या रही और उनका अंत कब हुआ, उनका पतन कब हुआ। अब हम यह जाने कि चूंकि यह क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है तो हमें इसे किसी सभ्यता या संस्कृति के विशेषताओं के, उसकी जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हमको विधिवत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इससे किसी संस्कृति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। जबकि ये सारी चीजें किसी भी मानव सभ्यता के विस्तृत इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं। अतः लंबवत उत्खनन में किसी संस्कृति के कालक्रम एवं स्तरीकरण के ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अदरवाइज किसी सभ्यता और संस्कृति के विविध पक्षों पे हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसी कारण से पुराविदों ने किसी भी पुरास्थल के अध्ययन के क्रम में उत्खनन की एक और पद्धति का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिसको क्षैतिज उत्खनन कहते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कहते हैं। इसमें
किसी स्थान विशेष पे हम उस समस्त टीले या उससे संबंधित संपूर्ण भाग, उससे संबंधित एक संपूर्ण जो बृहद भाग होता है उसका हम उत्खनन करते हैं, उसका उत्खनन किया जाता है। इसमें खुदाई जो होती है वह लंबवत नहीं होती है, लंबवत नहीं होती है, जैसा हम यहाँ बता रहे हैं, लंबवत नहीं होती है, बशर्ते वह क्षैतिज होती है, कुछ इस तरह से होती है। हम उसको लंबवत न करके क्षैतिज उत्खनन करते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र तक, एक दूर तक इसकी खुदाई करते हुए चले जाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से देखें, ये लंबवत उत्खनन का रेखा चित्र है और यह क्षैतिज उत्खनन का रेखा चित्र है। इसमें इस तरह की खुदाई के माध्यम से हम संबंधित पूरा स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही संबंधित सभ्यता के अप्रत्यक्ष अवशेषों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके माध्यम से यह प्रत्यक्ष होता है, यह जानकारी प्राप्त होती है कि सभ्यता को विकसित करने में किसी स्थान विशेष का क्या योगदान रहा होगा। किसी सभ्यता के सम्यक स्वरूप का निरूपण क्षैतिज उत्खनन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में व्हीलर एक इतिहासकार हैं, उनका विचार मैं यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि क्षैतिज उत्खनन से तात्पर्य किसी संस्कृति का सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पुरास्थल के काल विशेष से संबंधित संपूर्ण अथवा उसके विस्तृत भाग की खुदाई करना है। मतलब ये कहने का है कि हम इस उत्खनन के माध्यम से, उत्खनन की इस विधि के माध्यम से किसी स्थान विशेष में, किसी संस्कृति विशेष की विविध पक्षों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार क्षैतिज उत्खनन किसी स्थान विशेष की संपूर्ण संस्कृति के ज्ञान के लिए आवश्यक होती है। इस विधि का प्रयोग भारत में 1945 के आसपास सर जॉन मार्शल ने प्रारंभ किया और उसका प्रारंभ जो तक्षशिला के सिरकप के टीले का, जो तक्षशिला हम प्राय नाम सुनते हैं, तक्षशिला प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है, जो आज के पाकिस्तान में है। प्राचीन भारतीय जो गंधार महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। वहाँ के सिरकप के टीले पर उन्होंने इसका प्रयोग किया था और वहाँ से पार्थियन युग की संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया था। पार्थियन जो पर्सिया या वर्तमान पारस या ईरान जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित माना जाता है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो के क्षैतिज उत्खनन से वहाँ के भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, दुर्गों तथा नगर विन्यास इत्यादि के विषय में हमको विस्तृत जानकारी मिला। क्षैतिज उत्खनन भी अपने आप में एक व्यय साध्य, इसमें काफी खर्च आता है। चूंकि इसके अंतर्गत जब हम उत्खनन करते हैं तो प्रायः बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उत्खनन करते हैं, और अगर उस उत्खनित क्षेत्र से हमें कोई भी पुरावशेष प्राप्त होता है तो उसको बड़ी सावधानी से उसके आसपास की जगह को साफ करते हैं। फिर उसको, चूंकि पुरानी चीज़ें होती हैं, प्रायः छूने से वो टूट सकती है, नष्ट हो सकती हैं, तो उस संबंध में भी पुराविदों को बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बड़ी सावधानी से उसका उत्खनन करके फिर उसका अध्ययन किया जाता है, उसका तिथिकरण करते हैं, उसके समय, उसके कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसमें हम रेडियो कार्बन तिथि या फिर तमाम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके उसकी प्राचीनता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको दुनिया के सामने अध्ययन के उद्देश्य से लाते हैं। चूंकि यह ज्यादा श्रमसाध्य है, इसलिए माना जाता है कि भारतीय इतिहास के अनेक अवस्थाओं के जो भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया है। शायद यही कारण है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं
जो अभी तक उद्घाटित नहीं हो पाए हैं। वह साध्य होने के कारण, ज़्यादा समय लगने के कारण बहुत सारी चीज़ें अभी भी समय के गर्त में या काल के गर्त में समाई हुई है। अब जरा हम इसको जानने का प्रयास करें कि क्या इतिहासकार या पुराविद इन दोनों पद्धतियों को, जो लंबवत उत्खनन या क्षैतिज उत्खनन जो पद्धतियां हैं, क्या इन दोनों पद्धतियों में से किसको बेहतर मानते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पुराविद हैं वे इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करते हैं उत्खनन में। किसी पुरास्थल के अध्ययन के संदर्भ में पुराविद इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से ही वहाँ की उस स्थान विशेष की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। वो इन दोनों को पूरक मानते हैं दूसरे का। वे मानते हैं कि किसी भी स्थान पे इन दोनों पद्धतियों का पृथक पृथक तरीके से या अलग तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनका एक साथ एक ही समय में प्रयोग किया जा सकता है। अतः किसी भी उत्खनित क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी अगर हमको प्राप्त करना है तो उसमें लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। लंबवत उत्खनन जहाँ किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप तथा उनके उत्थान और पतन की जानकारी प्रस्तुत करती है, वहीं क्षैतिज विधि उस स्थल की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थल का क्षैतिज उत्खनन करने के पहले वहाँ पे लंबवत उत्खनन किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ के स्तर विन्यास, जो मैं प्रारंभ में कर रहा था, जो स्तरीकरण की जो बात कर रहा था, वही स्तर विन्यास के बारे में इनको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए। नहीं तो फिर किसी भी सभ्यता का निर्धारण सही तरीके से, सही ढंग से करना असंभव हो जाएगा। वस्तुतः इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करके हमें इतिहास एवं उसकी संस्कृति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं या उसके बारे में छिपी हुई, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। दोनों के पारस्परिक संबंध के विषय में यह कहा जाता है, इसको रेलगाड़ी और उसके समय सारणी से इसका कंपेरिजन किया जाता है। प्रायः इस कहा जाता है कि जो लंबवत उत्खनन है, तो लंबवत उत्खनन के बिना एक समय सारणी, बिना समय सारणी की रेलगाड़ी है। व्हीलर ने, मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करूं कि व्हीलर ने लंबवत उत्खनन को क्षैतिज उत्खनन का पूर्वगामी माना। दोनों के पारस्परिक संबंधों के बारे में कहा, उनका मानना है कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना ही रेड समय सारणी है। आप सपोज करिए, कल्पना करिए कि कोई रेलगाड़ी न हो, कोई ट्रेन वास्तव में न हो, और उसकी एक हम समय सारणी बना दे कि भाई एक ट्रेन इस समय यहाँ आएगी, इस समय यहाँ से यहाँ जाएगी, वहाँ पहुँचेगी, बस उसकी समय सारणी बना दे और वास्तव में ट्रेन तो है ही नहीं। जबकि क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी। क्षैतिज उत्खनन ठीक वैसे ही है जैसे एक रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन उसको कब कहाँ पहुंचना है, उसके कहाँ पे पहुंचने का समय क्या होगा, यह पता नहीं है। तो इस स्थिति में ये जो दोनों बातें हैं वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती जब अगर दोनों का एक साथ अस्तित्व न हो। अगर एक रेलगाड़ी है तभी उसका समय सारणी बन सकता है, और अगर समय सारणी है तो एक रेलगाड़ी का होना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर हमको किसी भी स्थान विशेष के सभ्यता और संस्कृति, वहाँ के मनुष्यों, वहाँ के उस भूमि पे निवास करने वाले मानवों की भौतिक क्रियाकलापों के विषय में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमको उत्खनन की दोनों पद्धतियों का प्रयोग करना होगा,
क्षैतिज उत्खनन का भी और लंबवत उत्खनन का भी। तो हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के विस्तार क्रम का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए हमको लंबवत उत्खनन करना होगा, और लंबवत उत्खनन से हमको किसी भी सभ्यता के, किसी भी संस्कृति के विभिन्न पक्षों, जैसे वहाँ की सड़कें, वहाँ के भवन, वहाँ की नालियों, वहाँ के कुएं, वहाँ की तालाब, वहाँ के मंदिर, इन सब के विषय में हमको विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। यह इस को कंक्लूड करते हुए कहा जाए, उसको निष्कर्ष के रूप में अगर कहा जाए, तो हमको ये कहना होगा कि किसी भी पुरास्थल का लंबवत उत्खनन करके वहाँ की संस्कृति का जो कालक्रम है उसको निर्धारित किया जाना चाहिए, और फिर विभिन्न संस्कृतियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के पुरास्थल का क्षैतिज उत्खनन किया जाना चाहिए। तभी संस्कृति अथवा सभ्यता के कालानुक्रमिक विकास एवं संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पद्धति के अभाव में संबंधित संस्कृति विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आज उत्खनन की विधियों के इन दो पद्धतियों के विषय में हमने आपसे बात की, और आशा है कि यह आपको आपके अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें कि उत्खनन में या पुरातात्विक उत्खनन में इन पद्धतियों का प्रयोग कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।